Balaraju sir, we can start now, I think. Yes, we'll start now. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, sir. So, towards the end of this chapter, today we'll deal with the next topic called as spectrum. सर ये चैप्टर 2 का ही टॉपिक है। हाँ जी, टू का ही है, वही चल रहा है ना हमारा रिवीजन क्लास, राइट? दो टॉपिक हमारे बचे हैं, एक स्पेक्ट्रम और एक बोर्स एटॉमिक थ्योरी. These two topics are remaining. Today we will see spectrum. What do you understand with spectrum in general? जनरली आप अगर एक कोई व्हाइट लाइट को पास करते हो प्रिज्म में से, तो क्या होता है? वो व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों में बट जाता है, डिस्पर्शन होता है उसका, राइट? पता होगा आपको, ये पढ़ा होगा बचपन में आपने. When you send a monochromatic light through a prism, it get dispersed into 7 different colors, है ना? वेव ग्योर बोलते हैं उसको आप, वेव ग्योर. पता है कि नहीं पता है? पता है सर। पता है. तो ये जो 7 रंगों का यहाँ पे आपको मिलता है, ये एक फोटोग्राफिक फिल्म मान लीजिए, एक फोटोग्राफिक प्लेट है जहाँ पे 7 रंग आके आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. This band of 7 colors can be called as spectrum. This band of 7 colors is called as spectrum. तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 7 रंगों का बैंड को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं, पर ये स्पेक्ट्रम का एक ग्राफिक एग्जाम्पल है जो हम जनरली हम देखते हैं. विसे रेनबो ऑल्सो, है ना? रेनबो जो प्रैक्टिकल लाइफ हम देख सकते हैं बारिश के टाइम भी अभी से दिखाई देगा आपको. कब दिखता है, बारिश के पहले कि बाद में? बाद में. बाद में दिखता है. अच्छा, इसको पता है, बराबर देखती रहती है हर साल. तो यू सी द रेनबो इन द स्काई दिखाई देता है आपको, तो वो भी क्या है, स्पेक्ट्रम है, बिकॉज वहां भी 7 अंक दिखते हैं एक साथ. तो स्पेक्ट्रम जनरली क्या है, व्हाट इज इन जनरल, हाउ कैन डिफाइन द स्पेक्ट्रम? जब डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट जो है, जब डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स एक साथ आते हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं. अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट्स को हम साथ में लेके आते हैं. In either increasing or decreasing order of their frequency या wavelength. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में आप उनको एक साथ रख दो, अरेंज करिए. दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस डिफरेंट waves is called as spectrum. You can define like this, you can write it down properly. It is the arrangement of the
नोट किया आप लोगों ने? Yes, sir. If we talk about different waves जो हमारे पास different radiations जो हम जानते हैं, तो उसका आप एक ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है? जैसे आप जान कुछ वेव्स के बारे में बताइए, आप कुछ रेडिएशंस जो आप जानते हैं सन से जो निकलते हैं स्पेशली, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए, उसके अलावा और कुछ पता है आपको? विजिबल लाइट और कौन से रेस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं? Gamma. Gamma rays. गामा रेस, करेक्ट। और X-rays. एक्स रेस, Infrared. इंफ्रारेड रेडिएशंस, वेरी गुड। है ना, इस प्रकार से अलग टाइप्स के होते हैं। इनका हम आप रेस तो जानते हो, पर इसमें से किसका फ्रीक्वेंसी कम है, किसका ज्यादा है, ये पता नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 4 वेव्स दे रही हैं, पूछ किसके ज्यादा हाईएस्ट, ये थ्योरी बेस्ड और लिख लीजिए आप। हम लिखेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सबसे कम होता है कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रा रेड रेस, माइक्रोवेव्स, radio waves. This is a sequence in increasing order of wavelength. Not this point too. ये स्पेक्ट्रम होता है ना, इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। It can be classified as the spectrum को मैं क्लासिफाई इस प्रकार से कर सकता हूँ। Either I can classify this as line spectra and continuous spectra. एक मिनट, line spectra, continuous spectra, या फिर I can classify this as emission spectra and absorption spectra. दो टाइप के क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम का, line spectra, continuous spectra, and emission spectra and absorption spectra. Let's see one by one. एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, ये सब जानने से पहले छोटे छोटे और टर्म्स आपको जानना महत्वपूर्ण है समझने के लिए, बिकॉज उन डेफिनेशंस के अंदर मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, वो टर्म फिर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि दो टर्म्स में यूज करने वाला हूँ, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप जानते हैं व्हाट इज एक्साइटेशन, व्हाट इज डी एक्साइटेशन? एनीबॉडी? No. No, sir. No. NO. ओके,
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा, आपको याद है हमने स्टार्टिंग में जब आपको ऑर्बिटल्स वगैरह बताया था, शेल, सब शेल, दैट यू रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास आई थिंक ना, आई Yes, टॉक्ड sir. अबाउट इट। Yes, sir. शेल नाम क्या है? शेल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज Energy levels. शेल कैन आल्सो बी एनर्जी लेवल्स। वो शेल्स जो है, शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, उसको हम एनर्जी लेवल्स ही बोलते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस डिफरेंट शेल्स। अगर 2 डायमेंशन मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है उन शेल्स को, मैं इस तरीके से लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए सबसे लोवेस्ट शेल है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। n क्या है बेसिकली? n is principal quantum number, n is principal quantum number showing you shell number, है ना, जो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 3 4 शेल नंबर्स के एलिमेंट। जो सबसे लोवेस्ट अंदर का शेल होता है ना, शेल नंबर 1, जो सबसे अंदर का शेल होता है, शेल 1 जो होता है ना, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। n equal to 1 is called as ground state. That is the lowest energy level. जैसे आप ऊपर आते रहोगे वैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। एनर्जी विल इंक्रीज एज यू गो अप। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगा? लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पे होगा? Last shell में. Energy. हाँ, first shell में ground state. ग्राउंड स्टेट में ना, लोवेस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट में होगा। करेक्ट। एक मिनट। हाँ, क्या मुझे आप में से कोई आईडी और पासवर्ड बताएगा? एक ही मिनट, जस्ट मिनट। सर बताओ. एक ही मिनट ना। यस। हाँ बताओ, आईडी बताओ। 849 849 8313 8313 5372. 5372. Okay, what is the password? 05 05 8802. 8802. क्या आपको मैं दिख रहा हूँ? सर आवाज घूम रही है आपकी। You don't see me now, right? तो आप मुझे देख पा रहे हो ना? देख पा रहे हो, नहीं पा रहे हो? देख पा रहे सर. ओके। You see, तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट पे है। जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा, है ना? As you go up in the high energy levels, energy will keep on increasing. Energy will keep on increasing. ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है
लोअर एनर्जी लेवल में, मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल 1 में है और ये चाहता है कि ये ऊपर के कोई भी एनर्जी लेवल में जंप करे, या तो 1 से 2 में, या 1 से 3 में, या फिर 1 से 4 में। जब भी कोई लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर में जंप करता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेशन। एक बात बताइए, जब भी कोई लोअर से हायर में जाए तो लोअर से हायर में जाने के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि वो एनर्जी रिलीज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस और विल बी रिलीज्ड। ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है प्रोसेस? एब्जॉर्ब होगा सर। Absorb होगा sir. एब्जॉर्ब होगा। बिकॉज ये लोअर में है, लोअर से हायर जाना है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। बिकॉज मान लीजिए इस एनर्जी लेवल पे इसका एनर्जी जो है इधर 5 जूल का है और यहाँ 10 जूल का है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है, उसका 5 जो एनर्जी है, यहाँ रहना है तो उसको 10 जूल चाहिए। 10 जूल चाहिए मतलब 5 ही, उसके 5 और चाहिए उसको ना, तो एब्जॉर्ब करेगा। उसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। 2 थिंग्स, पहली बात एक्साइटेशन क्या है ये समझना है। दूसरी बात, एक्साइटेशन के वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी level, it is called excitation. During this process, energy is absorbed. Noted? यस सर। तो ऐसे ही डी एक्साइटेशन। What is de excitation of electron? Just opposite is exactly opposite. When electron jumps from higher to lower, बताओ अगर हाई एनर्जी लेवल में है वो लोअर में जा रहा है, मानो यहाँ 10 जूल एनर्जी या 5 जूल एनर्जी, ये 10 जूल से 5 जा रहा है, तब क्या एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? रिलीज। रिलीज होगा, बिकॉज ज्यादा होगा उसके पास, कम करना पड़ेगा, उसको कम करने रिलीज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन jumps from higher energy level to lower energy level, it is called de-excitation of electron. In this process, energy is released. किसी को शंका यहाँ तक? नो सर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। पहला क्या था? एमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पुट ए फर्स्ट सब हेडिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम पहले समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है, पॉइंट्स कुछ भी रहे इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल। देखिए नाम में ही है एमिशन, नाम में ही है एब्जॉर्प्शन।
एमिशन एब्सॉर्प्शन, एमिशन स्पेक्ट्रम। जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एमिशन ऑफ एनर्जी कब होता है जी? एनर्जी एमिट कब होता है? ड्यूरिंग एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन। When the energy is emitted? De-excitation. During de-excitation. So I can say like this. During de-excitation, मैं लिखते लिखते समझा रहा हूं आपको, ठीक है? During de-excitation of electron from higher energy level to lower energy level, the energy is, हम जानते हैं एनर्जी रिलीज होने वाला है, पर जो एनर्जी रिलीज होगा वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड रेडिएशन इज नथिंग बट वेव्स। वेव्स को हम रेडिएशंस बोलते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव्स, ठीक है? जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होता है, रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होता है। और ये जो वेव्स रिलीज हो रहे हैं इस एटम के अंदर से, एटम रिलीज कर रहा है इस वेव्स को जो है हमें ऑब्जर्व करना है। क्या आप अपने नेकेड आई से इन वेव्स को देख सकते हो? इज इट पॉसिबल? No, sir. अथर्व देख सकता है, बाकी देख सकते हैं क्या? सर नहीं देख सकता सर। कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? No, sir. आकांक्षा, कैन यू सी वेव्स? No, sir. Why? Why we don't know. Anyway, we cannot see waves, right? तो हमको स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम मतलब हम जानते हैं कि बैंड ऑफ वेव्स ही है, बेसिकली नथिंग बट बैंड ऑफ वेव्स, और उसको हमको ऑब्जर्व भी करना है। बैंड है उसको ऑब्जर्व करना है। तो हमने क्या किया, जो एटम भी रिलीज कर रहा है उसको, मानो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ये एटम में से, यहाँ पे हो रहा है जो भी डी एक्साइटेशन, हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दिया। ये फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होता है, दिखता है, पर वो भी अपने आई से नहीं सकते हैं। इसको हम देखते हैं विद ए स्पेक्ट्रोमीटर। एक स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप इसको देख सकते हो। यू कैन ऑब्जर्व, उससे आपको दिखता है। वेव्स देखेंगे, वेव्स जब इसके ऊपर पड़ेगा फोटो फिल्म के ऊपर, वो एक पैटर्न बनाएंगे, वो पैटर्न हमें दिखा देगा। जो पैटर्न इन वेव्स ने उस फोटोग्राफ फिल्म पे बनाया है, वो पैटर्न को हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है? अब जब ये पैटर्न यहाँ बनेगा डिफरेंट वेव्स का, ये पैटर्न जो है दो प्रकार का बन सकता है। प्रकार नंबर 1, या तो मानो यही फोटोग्राफी फिल्म है जो अपना ये बोर्ड है, एक पॉसिबिलिटी ये है ठीक है, मान लो ये 4 वेव्स थे जो बाहर आए थे, 4 डिफरेंट वेव्स जो बाहर आए थे उस एटम से। वो 4 वेव्स जो है हमको उस फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर देखेंगे तो कैसे नजर आएगा? एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस प्रकार नजर आए। क्या देख रहे हो यहाँ पे, हर एक वेव पिक लाइन आपको दिख रहा है और उनके बीच में की गैप है ना, डार्क स्पेस। हर 2 वेव के बीच में डार्क स्पेस दिख रहा है आपको। दीज आर डिस्क्रीट लाइंस, है ना? ये जो है हर एक वेव जो है डिस्क्रीट लाइंस के फॉर्म में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, और हर 2 वेव के बीच में डार्क स्पेस है। इस काइंड ऑफ जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, जब इस प्रकार का स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा। तो और एक हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, वो क्लास इसी के अंदर जोड़ दिया मैंने।
इसके अंतर्गत ही वो क्लासिफिकेशन। जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा को देख रहे हैं फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर, वो दो प्रकार से हमको दिख सकता है। एक प्रकार इस प्रकार से दिखाई देगा, अगर डिस्क्रीट लाइंस के फॉर्म में आपको फोटो फिल्म में दिख रहा है और हर एक दो लाइन के बीच में डार्क स्पेस, उसको बोलेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में आप? सर डार्क स्पेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे गैप नहीं, एक के बाद एक के बाद एक है ना, कंटिन्यूस है। उसे नाम क्या पड़ेगा, उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा पड़ गया है, उसका नाम क्या पड़ा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, सेकंड टाइप। यहाँ पे दो लोगों के बीच में गैप नहीं होता। मतलब रेनबो जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है? रेनबो कंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, यू डोंट सी गैप्स बिटवीन द टू डिफरेंट कलर्स। सो जब इस प्रकार से स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन होता है, आपको इस प्रकार डायग्राम दिखता है, वहां पे पैटर्न दिखता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या बन गया जी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बन गया है। यू विल सी इट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। I think you understood what is line spectra and continuous spectra. Yeah. There are two possibilities. Clear? यस सर। So going to definition back, कहाँ गया वो? The energy in the form of radiation, इसके बाद लिखिए। This band of waves are observed on a photographic film where spectrometer, एक मिनट, not spectrometer, spectroscope, not spectrometer, the spectroscope. This band of waves may form two types of patterns. कौन कौन से? लाइन स्पेक्ट्रा या फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। उसका डायग्राम बना लीजिए, बस हो गया दोनों का। समझ में आया आपको? जब एमिशन होता है उस टाइम जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है उसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। बहुत सिंपल है। जब डी एक्साइटेशन होता है एटम के अंदर, उस टाइम एमिशन ऑफ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो एमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड वेव्स होता है। और जो बैंड ऑफ वेव्स, उसको हम देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। और उस टाइम जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है वही स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी को शंका? नहीं? गुड, नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, अगला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखिए, जब डी एक्साइटेशन हुआ तो क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ। तो होता एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको उल्टा, क्या, एक्साइटेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा लोअर सा हेयर, उस टाइम एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो मान लीजिए मैंने ये चार प्रकार के वेव्स, बिकॉज एनर्जी मतलब वेव्स, पास कर दिया एटम के अंदर से। अब वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उससे एक्साइट करना है अपने आप को, एक्साइटेशन के लिए उसे एनर्जी चाहिए।
तो वो कोई भी एक या दो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिससे उसका एनर्जी करंट पूरा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक वेव में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है, हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। इस एवरी वेव कैन बी कॉल्ड क्वांटा, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है, एच लैम्डा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है। जितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्साइटेशन के लिए उतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उतना एनर्जी का वेवलेंथ का वेव को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो 4 अंदर गए, निकले बाहर सिर्फ 3। अब जो बाहर निकले वाली वेव्स है, इनको हमने जो है स्पेक्ट्रोमीटर से वापस फोटोग्राफ फिल्म के ऊपर ऑब्जर्व किया। अंदर गए थे 4, 1 2 3। अंदर जाने से पहले आपने फोटो खींचा तो आपको देखा 4 लोग गए थे अंदर, पर जब बाहर आए सब कितने बचे? सिर्फ 3 बचे। इससे आपको क्या फायदा होगा जी? हाँ, ये जान के आपका क्या फायदा होने वाला है? अब जो बाहर आने के बाद जो वेव्स बचे थे उनका आपने फोटो का फिल्म के ऊपर जो फोटो खींचा, ये जो है, ये जो बैंड ऑफ वेव्स को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको नहीं बोलते हैं। जो आपने भेजा उसको नहीं बोलते हैं। आपने जो भेजने के बाद उसने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ के, कुछ वेव्स एब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद जो बचे कुछ वेव्स बाहर निकलेंगे उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसका फायदा क्या, एक और फायदा क्या पता है क्या? इतना आपने सप्लाई किया था, इसका फोटो क्यों खींचने का? क्योंकि आपको समझा कि ये वाला जो वेव है यहाँ पे जो था फोर्थ वेव, ये मिसिंग है, और ये हर एक वेव की वेवलेंथ हम जानते हैं, तो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट था, ये हम पता लगा सकते हैं। नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ बस। एनीहाउ दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा वाला वेव्स है उनका जो आपको मिलेगा फोटोग्राफ स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें। किसी को दिक्कत? लिखना है क्या इसको? लिख लिया आपने? आपने खुद से लिख लिया कि मुझे लिखना है? यस और नो? सर लिखने की जरूरत है इसे? मैं लिखूं कि तुमने लिख लिया, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। लिखो सर। हाँ तो बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इतना बोलने के लिए? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
This will take some time. आज खत्म होगा क्या? सर स्पेक्ट्रोमीटर या स्कोप? वापस में मीटर लिख दिया क्या? यस सर। बार पता नहीं मीटर कहाँ से आया दिमाग के अंदर मेरे. स्कोप is spectroscope. Every time I do this mistake. मीटर मीटर आया था. थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मीटर मीटर. तीन बजे आपको कुछ क्लास है क्या आज? यस सर। नो सर। यस सर, फिजिक्स की है सर। No sir, what is this? Yes sir, no sir. Yes, sir. या तो आपका यस होना चाहिए था या तो नो होना चाहिए था. कुछ लोगों का यस, कुछ लोगों का नो. उसका मतलब क्या है? हैं? नहीं होता तो मैं कंटिन्यू कर देता यार, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. तो स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया सभी को? अभी तक टॉपिक शुरू नहीं हुआ है. So, ठीक है, ये टॉपिक मेन मुद्दा अभी स्टार्ट होगा. वो बस स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वो थियरी है. तो वहां से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है नीट और जेईई में. अब वो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो है हमारे मुद्दे का टॉपिक है हाइड्रोजन. स्पेक्ट्रम. अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी की. मतलब हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन सब करके जो कुटाने उटाने किया और देखा भैया उस दौरान किस किस प्रकार के वेव्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, उनका वेवलेंथ क्या है, उनका एनर्जी क्या है. ये सारा स्टडी करने का कार्यक्रम उन्होंने किया. वही हमारा टॉपिक है, मेन मुद्दा हमारा वही है. क्या क्लास के बाद. ठीक है, अच्छा मैं इससे पहले कि इस टॉपिक के अंदर एंट्री करूं, हो सकता है कि आपको और भी शंकाएं आ जाए. एक और बात बोल देता हूँ. एक बात बताइए कि एटम में कितने शेल्स होते हैं? अनुभव, अनुभवी, यस सर। एक एटम में कितने शेल्स होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. सर 4। ओके. अंकुर, तुम्हारा आंसर क्या है? अंकुर, माइक तो ऑन है पर कुछ आवाज नहीं आ रहा है. ओके, एक लास्ट नंबर से पूछते हैं. 3 लोगों से पूछना चाहिए बोलते हैं. रितेश, व्हाट्स योर आंसर? एक एटम में कितने शेल्स होते हैं? 4। अच्छा, किसने बोला ऐसे तुमको? सर KLMN क्या? हाँ सर, हमने KLMN पढ़ा है तो इसलिए 4 शेल्स होते हैं ना. एक एटम में कितने शेल्स होते हैं? कितने? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी. ये बात तभी समझ पाओगे जब आपको ये समझेगा कि ये शेल होता है ना. आपको पता है शेल जैसे अंडे का शेल होता है, एग, यू नो एग. हाँ, यू नो एग. एग में शेल होता है क्या? ऊपर का जो पार्ट होता है एग का, शेल बोलते हैं ना उसको, जो व्हाइट व्हाइट जो कवरिंग रहता है उसका. yes. यू नो दैट इट्स कॉल्ड शेल ओनली ना, राइट? शेल बोलते हैं उसको. शेल इज समथिंग कवरिंग, अ प्रोटेक्टिव कवर, इज आल्सो कॉल्ड शेल. तो आपको क्या लगता है कि एटम में शेल मतलब कुछ तो भी सॉलिड पार्ट होगा, सॉलिड, सम सॉलिड स्ट्रक्चर होगा ऐसे गोल गोल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा आपको लगता है कि शेल मतलब? हाँ कि नहीं? अरे टकाटक यस नो जवाब दो यार. सर कभी सोचा नहीं इतना। कभी सोचा नहीं इसके बारे में.
उसे सोचने में मजबूर कर रहा हूँ आपको मैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ना कोई ऐसा कोई रस्सी होता है यहाँ पे गोल से जिसे पकड़ते हुए इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहा है, ना कोई कटोरी होता है जिसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है जैसे, है ना, कुछ नहीं होता ऐसा। शेल इज ए इमेजिनरी स्पेस, इट इज बेसिकली इमेजिनरी स्पेस। ना शेल होता है, ना सबशेल होता है, ना ऑर्बिटल होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सही मायने में बात करूं तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई चीज वहां पे नहीं है। ये सब कुछ इमेजिनरी चीजें हैं, एज्यूम किए गए चीजें हैं, ताकि हम केमिस्ट्री को आसानी समझ सके। बिकॉज चीजों को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना। उसको ऑर्डिनरी सिंपल तरीके में पुट अप करने के लिए ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको यूज करने के लिए, ठीक है। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। शेल, ये शेल है मतलब कि इधर एम्प्टी स्पेस है, स्पेस। यहाँ पे स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूमता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो ये पाथ में घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं ये उसे शेल है, ये फर्स्ट शेल है। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, अच्छा यहाँ पे जो पाथ बना रहा है वो सेकेंड शेल है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, थर्ड शेल है, यहाँ घूम रहा है, फोर्थ शेल है। बताओ ऐसे कितने शेल पॉसिबल है? अगर सिर्फ इमेजिनरी स्पेस, ये जो स्पेस ही शेल है, तो फिर कितना स्पेस है हमारे पास यूनिवर्स? इनफाइनाइट स्पेस है। तो वो पर्सपेक्टिव से हर एक एटम इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, परंतु वो सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो कोई ऐसे, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम बोलते हैं कि एक ही शेल होता है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हम एक ही शेल बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज ओनली वन शेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। कार्बन में 2 शेल बोलते हैं, क्लोरीन में 3 शेल बोलते हैं। जहां हम बोलते हैं इसमें एक शेल है, इसमें 2 शेल, 3 शेल, उसमें ये है कि उतने ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। होते इनफिनाइट शेल्स है, पर सिर्फ 3 ही शेल है जिसमें इनफिनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, वो भी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आउटर मोस्ट मतलब वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बाद सभी शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैंने इसलिए बताया बिकॉज अभी हम हाइड्रोजन में उसका शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, शेल 5 के ऊपर जो रिसर्च हुआ है साइंटिस्ट ने, वो देखने वाले हैं। उस टाइम कोई बुद्धिमान बंदा पूछ सकता है मुझे क्वेश्चन, सर हाइड्रोजन एक ही शेल होता है, तो हाउ आर यू टॉकिंग अबाउट शेल नंबर 2, 3, 4, 5, है ना। ये प्रश्न उठेगा, इसीलिए उससे पहले ही मैंने आपको ये सब बता दिया, ठीक है। यू गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. या तो पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, मैं बना रहा हूँ अभी। One, two, three, four.
बनाया? ड्रॉ किया आपने? भाई यस और नो बोलने में बहुत तकलीफ होती है यार आपको। Yes, sir. थैंक यू अंकुर, कोई तो है रिस्पॉन्ड करने वाला। Sir, अब मैं भी देखिए, आकर हाँ सर इसे, मैं आकर बोल रहा हूँ। अच्छा अतर बोल रहे हो, फिर अंकुर क्यों नाम लिखा है? कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था लाइमैन। उनका नाम क्या था? लाइमैन, झूठा आदमी। सबसे पहले ये बंदा आया और उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कहां से कहां तक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट से लेके 1 तक, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, हर एक हायर लेवल शेल से फर्स्ट लेवल तक वो इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहा था, डी एक्साइटेशन करवा रहा था। और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसको ऑब्जर्व किया, उसने क्या पाया, एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किस रेंज में था, दे वर ऑल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। एनर्जी उस टाइम रिलीज हो रहा था वो यूवी रेस के फॉर्म में रिलीज हो रहे थे। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय लाइमैन। ये बस फैक्ट्स है, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, दैट्स ऑल। तो लाइमैन ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होता है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है वो यूवी रेस के रेंज पे होता है, उसी वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हो रहा है। ऐसे लाइमैन ने ऑब्जर्व किया। अब लाइमैन को देख के अगला बंदा आया बाल्मर। कौन आया? बाल्मर सीरीज, उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। बाल्मर ने क्या किया, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, है ना, तो उसने हाई एनर्जी लेवल से सेकंड तक का, उसने हायर एनर्जी लेवल से क्या किया, सेकंड तक का शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन को, डी एक्साइट किया। उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया और उसने क्या पाया, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा था, उस टाइम जो वेव्स बाहर निकल रहे थे, दे आर द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, दे आर द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। अब बाल्मर को देख के फिर अगला कौन आया जी, अगला आया पैशन, इसको हम पैशन सीरीज बोलते हैं। समझ गए आप कहानी? क्या करेगा पैशन, क्या करेगा, अप टू थर्ड करेगा, है ना, 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 करेगा। और इसने अप टू 3 किया और उसने क्या देखा, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं। पास्चन को देखिए फिर कौन आया, उसके बाद आया ब्रैकेट। और इसने भी क्या देखा, ये अप टू 4 करता है और ये भी देखता है कि यहाँ पे IR रेस रिलीज हो रहे हैं। उसको देख के फिर आया फंड, और इसने भी देखा कि यहाँ भी जो है IR रेस रिलीज हो रहा है। फिर साइंटिस्ट समझ गए कि इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आगे आगे इतना भी आप करेंगे वो सब जगह पे IR रेस ही रिलीज होने वाले हैं। सिर्फ फर्स्ट 2 पोजीशन पे अल्ट्रावायलेट और विजिबल रिलीज हो रहे हैं, बाकी सब जगह जितना भी बार डिहाइड्रेशन होता है वो सब जगह पे IR रेस के रेंज के वेव्स ही बाहर निकलने वाले हैं। ये ऑब्जर्वेशन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको याद होना चाहिए, किस साइंटिस्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था और उसने किस एनर्जी लेवल तक किया। ये दो बातें खोपड़ी के अंदर होना चाहिए। ये थियोरेटिकल पार्ट था। अब न्यूमेरिकल पार्ट इसके बाद स्टार्ट होगा, theory about spectrum. Noted everybody?
Yes, sir. सर एक बार बताना सर कैसे आया है, मतलब 1 में कैसे आया सेकंड? क्या बोले? सर आपने कहा ना मतलब कि जैसे कौन सी सीरीज तक गई, कौन सी सीरीज कौन से ऑर्बिटल तक गई, ऐसे कैसे पता चलेगा? ये ना जैसे अभी से अगर मैं इसे बना टेबल बनाऊं इसका आपको, जैसे आप पूछ रहे हैं, आई जस्ट रिमेंबर जैसे लाइमैन, कौन कौन सीरीज से, लाइमैन सीरीज है, उसके बाद कौन आया? बाल्मर सीरीज, फिर कौन आया? पास्चल। पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ठीक है, नहीं 5 लोगों का नाम याद होना चाहिए। इसने लाइमैन सीरीज जो था उसने कौन सा लाइट ऑब्जर्व किया? यूवी रेस। उसके बाद इसने विजिबल, और बाकी सब ने आईआर रेस। ठीक है, त्यानंतर नेक्स्ट थिंग क्या देखने के लिए बोला मैं? ये इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो कब ऑब्जर्वेशन किया? 2 N1 लेते हैं और एक N2 लेते हैं। लाइमन के लिए N1 N2 क्या है? N2 मतलब कहां से, N1 इज कहां तक, कहां से कहां तक, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है ना, कहां से शुरू किया कहां पे खत्म किया। N1 के कहां से, सॉरी ये कहां तक, N2 इज कहां से। सो लाइमन का N1 क्या है? 1, N1 फिक्स है, N1 लाइमन का फिक्स है, 1 पे ही आने का, एंड कहां पे? 1 पे होने का, और शुरुआत कहां पे हो सकता है? 2 3 अप टू इंफिनिटी, कहीं से भी 1 पे आएगा तो यूवी रेस रिलीज होंगे। बाल्मर सीरीज का N1 फिक्स है 2, पास्टन का N1 क्या है? 3, इसका 4, इसका 5, इन सबका N1 फिक्स है। N2 उसके ऊपर क्यों होंगे? 2 तक मतलब 3 शुरू हो गए, 3 टू इंफिनिटी, ये क्या 4 टू इंफिनिटी, दिस इज 5 टू इंफिनिटी, दिस 6 टू, इज इट क्लियर जो आपने पूछा? यस सर। इस टैबुलर फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं इसको है? इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, बस 1-2 फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल्स है, कल करेंगे, 3 मिनट हमारे पास है। एटलीस्ट मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको, फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि लर्न करके ये फॉर्मूला को, तो कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे स्टार्टिंग में 15 मिनट्स, उसके बाद फिर सेकेंड टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है मैक्सिमम। तो अभी जो ये रेस निकल रहे थे ना, ये वेव्स जो बाहर आ रहे थे इसके अंदर, तो एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला अभी वेव्स आपने पता तो कर लिया यूवी रेस के अंदर है, पर यूवी रेस के अंदर ही बहुत से प्रकार के होते हैं, रेंज है, ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट रेंजेस फ्रॉम 420 टू 720 नैनोमीटर्स, इसमें से कौन सा वेवलेंथ का लाइट है? स्पेसिफिक चाहिए, बोले स्पेसिफिक चाहिए, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, तो उन्होंने फिर एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया उसके लिए, ताकि आप स्पेसिफिकली हर एक ट्रांजिशन के दौरान जो वेव्स बाहर निकल रहे हैं उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी सब पता कर सको। दैट वाज रिडबर्ग, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला, उनके नाम से फॉर्मूला नाम पढ़िए, रिडबर्ग्स फॉर्मूला लिख लीजिए। he gives wave number is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square z square. This is the formula where z is atomic number, z क्या है? atomic number है, ये आप जानते हैं ना, वेव नंबर है। r is Rydberg's constant, r is Rydberg's constant, the value of r is 10967 सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल सा वैल्यू है, याद कर लेंगे आप, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको याद रखना। चेक, am I right? 10967 doubtful, this is 109,677 per centimeter। सर
This is the value of R. सर हाँ, सर हम रिडबर्ग की वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 लिख सकते हैं। क्या बोले? 2.18 इंटू 10 की पावर -18 ये किसकी वैल्यू है? सर बुक में दी हुई है रिडबर्ग की तो नहीं है। सर, ठीक। एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दिया है तो यस फिर सर। NCERT गलत है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये इसको मैं तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आसान करने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 पॉइंट लिख लेता हूँ। अगर 1.09677 किया 10 टू पावर क्या आएगा? 5 ना? 5 ये 1.09677 क्या है? 1.1, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में यूज करना पड़ता है ऐसे यूनिट्स के अंदर। उससे पहले सेंटीमीटर कर लेते कितना होगा? 10 पर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, ऊपर 10 टू पावर 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। हाँ 7। So this is the value we are going to use in numericals. दो उसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना है, पर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम ये वैल्यू यूज करेंगे ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए टाइम के अंदर। विद इन टाइम सॉल्व करने के लिए हम ऐसे हमारे कन्वीनियंस हिसाब से हम कन्वर्ट करके यूज करेंगे। तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। ये क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ये वहाँ ये वैल्यू है भैया, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे ताकि फटाफट सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो अगेन। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.